Bismillahirrahmanirrahim. Now this is for our second lecture of Chemistry of Life. In the first lecture we covered the introduction of the biochemistry plus vitamins and amino acids. तो अभी अमाइनो एसिड से ही कंटिन्यूएशन में हमारा तीसरा टॉपिक है प्रोटीन्स। अमाइनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, अमाइनो और COOH। अमाइनो जो है वो बेसिक ग्रुप है और COOH जो है वो एसिडिक ग्रुप है। इसलिए नॉर्मली अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स का अलहदा होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक अमाइनो एसिड में मौजूद एसिडिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड में मौजूद बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करके उन्हें आपस में कनेक्ट कर देता है। इस तरह हज़ारों की तादाद में अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ क्लिक होते हैं और ये जो ग्रुप होता है इसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड कहा था लास्ट लेक्चर में। इसकी ज़रिए कहना चाहिए बहुत सारे अमाइनो एसिड जब आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं तो ये पॉलीमर्स कहलाते हैं प्रोटीन्स। तो अब प्रोटीन्स को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये इनका एक तरह से केमिकल कंपोजिशन है। और अगर इनकी बायोलॉजिकल अहमियत के पेश नज़र करें तो हिसाब ये बनता है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द नोन कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग मैटर इज़ अ प्रोटीन एंड विदाउट दैट लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। कहते हैं कि लाइफ स्टार्ट्स विद प्रोटीन, तो इसलिए प्रोटीन्स के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, अमाइनो एसिड्स के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो इनकी डेफिनेशन है व्हेन सेवरल अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर थ्रू peptide linkage, a substance so formed would be called protein or polypeptides. Polypeptides because they contain too many peptide groups. और ये too many का मतलब बहुत ही ज़्यादा too many है, यानी ये तो पॉलीमर्स में भी पॉलीमर्स हैं, क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर मासेस तक 34,000 मिनिमम से शुरू होते हैं और 5 करोड़ या 50 मिलियन AMU तक रहते हैं। बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में AMU को डेल्टन्स भी कहा जाता है। तो अगर कहीं आपको ये नज़र आए कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ प्रोटीन्स रेंजेस फ्रॉम 34,000 टू 50 मिलियन डेल्टन्स, तो डेल्टन का नाम सुन के घबराइएगा नहीं, दिस इज़ अ ओल्ड नेम फॉर AMU। तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये भी मैंने मेंशन कर दिया। फिर क्लासिफिकेशन की गई प्रोटीन्स की, हम 3 सिंपल क्लासेस हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स और ड्राइव प्रोटीन्स। उसमें सिंपल प्रोटीन्स हम उन प्रोटीन्स को कहते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स का पॉलीमर हैं और उनके अंदर और कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम नहीं होता। सो ऑल दोज प्रोटीन्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड सिंपल प्रोटीन्स। तो इनकी निशानी ये है कि जब इन प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो चूँकि ये अमाइनो एसिड्स के कोपॉलीमर हैं, यानी अमाइनो एसिड्स जब आपस में मिले तो पानी एलिमिनेट हुआ और प्रोटीन बन गए। तो अब अगर आप प्रोटीन को वापस पानी दे देंगे तो वो दोबारा उन्हीं अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है मज़ीद इस बुनियाद पर कि ये किस किस्म के सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है और इनकी कोएगुलेबिलिटी। ये कोएगुलेबिलिटी क्या चीज़ है? ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल का जम जाना या एक तरह से ज़ाया हो जाना। तो ये इसका हिसाब किताब ये है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलकर क्लस्टर सा बना लेते हैं या क्लॉटिंग सी कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं कोएगुलेबिलिटी। इसमें अमूमन प्रोटीन इनएक्टिव हो जाता है। तो ये कब होती है और कैसे होती है, इस बेस पर हमने कुछ क्लासिफिकेशंस बनाई हैं। तो इसमें सबसे पहली है एल्बुमिन्स। ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो पानी में सॉल्युबल हैं, तो इनको एल्बुमिन्स कहते हैं और ये हीट करने पे कोएगुलेट हो जाते हैं। इनकी एग्जाम्पल तो बहुत सारी हैं, हमने 2 का तज़किरा किया है। एक वो एल्बुमिन जो अंडे में पाया जाता है वो एग एल्बुमिन कहलाता है, और जो सीरम में पाया जाता है वो सीरम एल्बुमिन कहलाता है। ग्लोबुलिन्स ये वाटर में तो इंसॉल्युबल हैं, लेकिन डाइल्यूट सॉल्ट सोल्यूशन में जैसे 5% NaCl में डिज़ोल्व हो जाएंगे और ये भी हीट करने पर कोएगुलेट करते हैं। इनकी भी सेम एग्जाम्पल है, अंडे में भी ग्लोबुलिन होता है और सीरम में भी होता है। फिर ग्लूटिलिन्स हैं, ये वो प्रोटीन्स हैं जो इनसॉल्युबल हैं न्यूट्रल सोल्यूशन में और सॉल्युबल हैं डाइल्यूट एसिड्स और डाइल्यूट अल्कलीज यानी बेस में। हीट पर कोएगुलेट होते हैं और इनकी एग्जाम्पल में ग्लूटिलिन है जो वीट में पाया जाता है, या ओराइजिनिन है जो राइस में पाया जाता है। ग्लाइडिन्स या प्रोलामाइंस, ये प्रोटीन सॉल्युबल हैं सिर्फ 70 to 80% इथाइल अल्कोहल में। 70 to 80% इथाइल अल्कोहल का मतलब है कि ये वो लिक्विड है जिसमें 70 to 80% इथाइल अल्कोहल और रिमेनिंग 20 to 30% वाटर है। और ख़ास बात यह है कि अगर आप प्योर वाटर में इन्हें डिज़ोल्व करें या 100% प्योर अल्कोहल में इन्हें डिज़ोल्व करें तो ये डिज़ोल्व नहीं होंगे, ये इसी रेंज के मिक्सचर में डिज़ोल्व होंगे। एग्जाम्पल्स हैं ग्लाइटिन्स की जो वीट में है और हॉर्डीन जो बार्ले प्लांट में होता है। एल्बुमिनॉइड्स ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं जो किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, यानी जितने सॉल्वेंट ऊपर बताए गए हैं उनमें से किसी में भी डिज़ोल्व नहीं होते। इन्हें डिज़ोल्व करने का एक ही तरीका है कि इनकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए। इनकी एग्जाम्पल में कैरेटिन है जो बालों में होता है, हेयर, हॉर्न सींगों में होता है, फैदर परों में होता है या नाखूनों में होता है।
ये है पहला ग्रुप वाइटामिन्स का प्रोटीन्स का सिंपल प्रोटीन्स, जिसमें हमने आपके सामने जिसकी फर्दर 5 टाइप्स थी उनको एग्जाम्पल के साथ कोट कर दिया। फिर एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं जिनकी खास बात यह है कि इनमें सिंपल प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा जो अमाइनो एसिड से मिलकर बना है, और साथ में कोई फॉरेन एटम होगा। फॉरेन का मतलब नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा, वो सिंगल एटम भी हो सकता है और एटम का ग्रुप भी हो सकता है, यानी वो ऐसा ग्रुप ऑफ एटम या एटम होगा जिसका प्रोटीन के मॉलिक्यूल से कोई ताल्लुक नहीं होगा, सो वो नॉन प्रोटीनस पार्ट है और उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन्स combined with non-proteinous substance called prosthetic group. They are further classified on the basis of prosthetic group. तो इनकी क्लासिफिकेशन सिर्फ इस बेस पर है कि किस प्रोटीन में प्रोटीन मॉलिक्यूल किस नॉन प्रोटीनस कंपोनेंट के साथ जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियोप्रोटीन नाम से जाहिर है, इसमें न्यूक्लिक एसिड बेसिक प्रोटीन के साथ एसोसिएट होता है। हम इसमें कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड इज़ द प्रोस्थेटिक ग्रुप, लेकिन टेक्निकली क्योंकि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर अटैच नहीं होता, तो इसलिए हम इसके लिए इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन्स में न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर प्रोटीन के साथ जुड़ा होगा। फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा। क्रोमोप्रोटीन में क्रोम कलर को कहते हैं, तो क्रोमोप्रोटीन कलर्ड प्रोटीन है और उसमें कोई ऐसी चीज़ होगी जो कलर का बाइस बनेगी। अमूमन ये ट्रांजिशन मेटल का कोई कंपाउंड होता है। जैसे मिसाल के तौर पर दीज प्रोटीन्स आर कलर्ड ड्यू टू द प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड फॉर इंस्टेंस हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है उसमें हीम वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो प्रोटीन ग्लोबिन के साथ मिला हुआ है, और हीम इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन 3 और उसका कलर रेड होता है, जिसकी वजह से ये प्रोटीन रेड कलर की होती है। लिपोप्रोटीन में लिपिड्स प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। इसी तरह आखिरी जो ड्राई प्रोटीन है उसमें हमने कहा कि पेप्टॉन्स, पेप्टाइड्स और प्रोटीएसेस ये वो प्रोटीन्स हैं जो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन नहीं हैं, इन्हें हम हासिल कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो ये जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं इनके साथ किसी केमिकल एजेंट का रिएक्शन करा के या कुछ और प्रोसेस करके हम इन प्रोटीन्स को एक तरह से डिराइव करते हैं, इसलिए हम इन्हें डिराइव प्रोटीन्स कहते हैं। ख़ास बात अभी अगर आपने नोट की हो तो आपको अंदाज़ा होगा वाई वी कंसीडर दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इजी। इसमें कहाँ आ रही है कोई केमिस्ट्री, कोई रिएक्शन, कोई फॉर्मूले, कोई स्ट्रक्चर। तो अगर आप देखें तो वाइटामिन्स के पूरे टॉपिक में हमने कोई एक फार्मूला भी कोट नहीं किया। प्रोटीन्स के पूरे टॉपिक में कोई एक फार्मूला भी कोट नहीं किया, इक्वेशन तो बहुत दूर की बात है। अमाइनो एसिड वाहिद था जिसके टॉपिक में हमने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए और कुछ फार्मूले लिखे सिर्फ, लेकिन इक्वेशंस वहाँ भी नहीं आई हैं। सो दैट यही रिमेनिंग पार्ट में भी होगा। दैट्स वाई ये थोड़ा जनरल नॉलेज ज़्यादा है और प्योर केमिस्ट्री कम है, तो इसे याद करना और सहन में रखना बहरहाल इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों के लिए बड़ा आसान है। तो अब ये तीसरा टॉपिक था प्रोटीन्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटीन एज ए शॉर्ट नोट मेरे याददाश्त के मुताबिक कभी भी नहीं आया है, तो इससे अगर कोई चीज़ बनती भी है तो वो MCQs में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज़ ये एज ए शॉर्ट नोट नहीं आ पाता। शॉर्ट नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही दोनों थे जो हमने पहले पढ़े हैं, वाइटामिन्स और अमाइनो एसिड्स, या फिर अब जो हम आगे पढ़ने जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है एंजाइम्स, क्योंकि ये सब का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। अमाइनो एसिड मोनोमर थे, उन्होंने पॉलीमर बना के प्रोटीन्स बनाया। प्रोटीन्स बहुत सारे काम करते हैं, प्रोटीन्स की बॉडी में बहुत ज़बरदस्त रोल है। उसमें से एक जो केमिस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा लिंक बन गया वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स प्रोटीन ही की एक क्लास है जो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होती है। दैट्स वाई अब वो हम यहाँ डिस्कस करने चाह रहे हैं। एंजाइम्स पर भी शॉर्ट नोट बहुत कम आया है और इससे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं, तो वो हम आपको बताएंगे जब इसे पढ़ते हैं कि वो कैसे आए हैं। तो ये भी सेमी इम्पॉर्टेंट बहरहाल है। तो एंजाइम्स की डेफिनेशन, ये नाम आप वैसे भी कई जगह पे इस्तेमाल कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल हम में से किसी के लिए नया नाम हो। ये क्लास ऑफ प्रोटीन्स है विच कैटेलाइज ऑल टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग कैटलिस्ट है बुनियादी तौर पर, और बेसिकली यही असल कैटलिस्ट है। हमने जब आपको फर्मेंटेशन का टॉपिक पढ़ाया था तो ये थोड़ी सी डिटेल आपसे शेयर की थी कि एंजाइम्स हमारी लिविंग सिस्टम्स में मौजूद होते हैं और पूरी लिविंग सिस्टम में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं सब एंजाइम कैटेलाइज्ड हैं। कोई एक रिएक्शन ऐसा नहीं है जो एंजाइम
के बग़ैर होता हो। हद ये है कि जब लिविंग सेल एंजाइम खुद बनाता है तो उस रिएक्शन को भी कोई और एंजाइम कैटेलाइज कर रहा होता है। तो ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एंजाइम कैटेलाइज्ड, इवन द बायोसिंथेसिस ऑफ एन एंजाइम बाय लिविंग सेल इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। जब इंसानों को इसका अंदाज़ा हुआ कि रिएक्शन में एक ऐसा खिलाड़ी भी शामिल हो सकता है जो ना रिएक्टेंट है, ना प्रोडक्ट है, ना रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से रिएक्शन की स्पीड पर असर पड़ रहा है, वो हद से ज़्यादा तेज़ भी हो सकती है और स्लो भी। तो फिर हमने इन सब्सटेंसेस को आर्टिफिशियली अपने रिएक्शंस में ख़ुद से यूज़ करना शुरू किया कैटेलिस्ट के नाम से। और आप माशाल्लाह जितनी केमिस्ट्री पढ़ चुके उसमें कई कैटेलिस्ट इस्तेमाल हुए, ख़ासतौर पर ट्रांजिशन मेटल्स और उनके कंपाउंड्स। लेकिन फैक्ट ये है, ये उस वक्त भी कहा था जब फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे, कि फैक्ट ये है कि एक रिएक्शन को अगर हम अपने इनऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल कैटलिस्ट की मदद से करवाएं और एक उसी रिएक्शन को एंजाइम की मदद से करवाएं तो एंजाइम की परफॉर्मेंस का कोई मुकाबला नहीं है। सो नॉर्मली एक कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ करके रेट ऑफ रिएक्शन को तेज़ करता है। तो नॉर्मल इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को इतना कम नहीं कर पाते जितना कि कोई एंजाइम करता है। इसलिए एंजाइम एफिशिएंसी के एतबार से हमारे सिंथेटिक कैटलिस्ट से बहुत बेहतर हैं। इसलिए हमें ये लालच रहती थी कि हम एंजाइम्स की मदद से केमिकल रिएक्शन कराएं, जैसा हमने फर्मेंटेशन ऑफ अल्कोहल में किया। अब हम इन्हीं एंजाइम्स को और तफसील से पढ़ लेते हैं कि इनकी क्या टाइप्स हैं और बॉडी के अंदर ये कौन कौन से एंजाइम्स मशहूर हैं जो कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर काम करते हैं। तो अब एक छोटी छोटी कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जो एंजाइम्स के साथ रेलेवेंट हैं, इसलिए वो पढ़ाई जा रही हैं। कोफैक्टर हम कहते हैं कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट लगा होता है, वही प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसी को हम कोफैक्टर भी कहते हैं। तो कुछ ऐसे प्रोटीन जो बेसिकली कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है वो भी एंजाइम के तौर पर एक्ट करते हैं और उनमें जो प्रोस्थेटिक या नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। आइसोएंजाइम उन ग्रुप ऑफ एंजाइम्स का कलेक्टिव नाम है, उस फैमिली ऑफ एंजाइम का कलेक्टिव नाम है जो एक ही किस्म के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। सो डिफरेंट एंजाइम मॉलिक्यूल कैटेलाइज द सेम केमिकल रिएक्शन, सच फैमिलीज ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड आइसोएंजाइम। इसी तरह प्रो एंजाइम्स का हिसाब ये है कि कुछ एंजाइम इनएक्टिव प्रोटीन मॉलिक्यूल के तौर पर होते हैं, उन्हें हम जाइमोजिन या प्रो एंजाइम कहते हैं। क्लासिफिकेशन इनकी, तो इससे पहले एक छोटी सी बात हम आपसे शेयर कर लें। IUPAC रिकमेंडेशन ये है कि तमाम एंजाइम्स के नाम के आखिर में हम ASE लगाते हैं। सो ये इनका सफिक्स है। तो जहाँ भी हमें किसी नाम के आखिर में ASE लगा मिलेगा इसका मतलब होगा कि वो किसी एंजाइम का नाम है। तो हमने बहुत सारे तरीक़ों से इनका नॉमेनक्लेचर बनाने की कोशिश की थी। जो पुराना तरीका था वो ये कहता था कि जब किसी रिएक्शन में किसी एंजाइम को हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, यानी एंजाइम जब किसी रिएक्टेंट पर एक्ट करता है तो वो रिएक्टेंट कहलाता है सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट जो रिएक्शन में हो उसके नाम से एंजाइम का नाम बना लो। मिसाल के तौर पर अगर एक रिएक्शन है उसमें सक्रोस हिस्सा ले रहा है, वो उसका रिएक्टेंट है, तो एंजाइम का नाम सक्रेज हो जाएगा। और ये काम हमने किया है वही अगेन फर्मेंटेशन वाले टॉपिक में। तो ये भी एक तरीका है कि आप रिएक्टेंट जिस पर एंजाइम एक्ट कर रहा है उसके नाम के आखिर में ASE लगाकर एंजाइम का नाम बना दें। तो माल्टोज से माल्टेज बन गया था और सक्रोज से सक्रेज बन गया था। लेकिन इसमें कबाहत ये है कि अब सक्रोस एक से ज़्यादा टाइप के रिएक्शंस में इन्वॉल्व है। एक जगह हाइड्रोलिसिस कर रहा है, किसी जगह कुछ और कर रहा है। हम दोनों जगह उसका नाम सक्रेस यूज़ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इस बिना पर हमने दूसरा अल्टरनेट ये शो किया कि नहीं, हम रिएक्शन की टाइप पर एंजाइम का नाम रखें कि अगर कोई रिएक्शन हाइड्रोलिसिस का है तो उसका एंजाइम हाइड्रोलेस कहलाए, कोई रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है तो ऑक्सीडेज कहलाए। तो अब इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जहाँ जो सिस्टम ज़्यादा हमें अच्छा लगता है हम उसे फॉलो कर लेते हैं। तो अमूमन एंजाइम्स के नाम या तो सबस्ट्रेट के नाम से डिराइव किए जाते हैं या नेचर ऑफ रिएक्शन से डिराइव किए जाते हैं या दोनों से डिराइव किए जाते हैं। तो इसी बुनियाद पर इसकी क्लासिफिकेशन भी की गई है। तो एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन बुनियादी तौर पर हुई है उन रिएक्शंस की टाइप्स की बुनियाद पर जिन्हें वो कैटेलाइज करते हैं। सो द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स is established on the basis of the types of reaction catalyzed by the enzymes. Enzymes are divided into 6 major group or classes. और उसमें सबसे पहली का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेस। नाम से ही जाहिर है कि ये वो रिएक्शंस होंगे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो दीज एंजाइम्स कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो अब इसमें बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं, हमने चुनकर वो एग्जांपल दी जिसे आपने चैप्टर 9 में बहुत ज़्यादा पढ़ा है।
कि अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम उसे ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, और वो एंजाइम इस निस्बत से कि वो अल्कोहल सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा है और उसकी ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडेशन को ही आप डिहाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन है, तो इसलिए पूरा नाम बन गया अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। और इसमें इथाइल अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड या इथानल में कन्वर्ट हो रहा है। आई होप हमें इनके IUPAC नेम आते हैं। सो इथाइल अल्कोहल इज़ इथानॉल और एसिटाल्डिहाइड इज़ इथानल। तो अब एक ख़ास बात ये है कि ये चूँकि रिएक्शन हमारा बड़ा फेमिलर रिएक्शन था, हमने चैप्टर 9 में से बहुत दफ़ा लिखा है, इसलिए हमने इसकी प्रॉपर इक्वेशन लिखी है। वरना हम बायोकेमिस्ट्री की और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुश्किलात हैं जो बायोकेमिस्ट्री तफसील से जिनको पढ़नी पड़ेगी वो देखेंगे, लेकिन इसकी कुछ सहूलतें भी हैं। सहूलतें ये हैं कि ये देखते हुए कि अमूमन बायो मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा स्ट्रक्चर रखते हैं और उनको याद रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो जब हम उनकी इक्वेशंस लिखते हैं, अगर हम उन इक्वेशंस में वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने बैठ जाएंगे तो हमारे लिए तो एक इक्वेशन ही बहुत भारी पड़ेगी। तो एक सहूलत ये दी जाती है और बायोकेमिस्ट्री में कि हम यहाँ वर्ड इक्वेशन लिखते हैं। वर्ड इक्वेशन का मतलब है इवन फार्मूले भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप नाम इंग्लिश में उन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नाम लिखकर इक्वेशन शो करते हैं। हाँ, जिन रिएक्शंस में इस बात की ज़रूरत है कि स्ट्रक्चर एक्सप्लोर हो ताकि रिएक्शन की किसी पर्टिकुलर फीचर को समझा जाए, वहाँ फिर हम बाकायदा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो तो जब आप बायोकेमिस्ट्री तफसील से पढ़ेंगे तब आपको उसका एक्सपोजर होगा, लेकिन इधर हम अब जितनी भी रिएक्शंस लिखेंगे उसमें आप नोटिस करेंगे कि सब में हम वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, इसलिए हमारे लिए याद करना बड़ा आसान हो जाएगा, कोई फॉर्मूला भी नहीं लिखना पड़ेगा सिवाय इस इक्वेशन के। बिकॉज यहाँ ये काम इसलिए किया गया क्योंकि ये रिएक्शन हमारा फेमिलर है और हमने इसे चैप्टर 9 में बहुत दफ़ा पढ़ा है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। तो सेकंड टाइप जो है वो कहलाती है ट्रांसफरेज। इसके नाम से जाहिर है कि ये वो पर्टिकुलर रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक सबस्ट्रेट से कोई ग्रुप या एटम ट्रांसफ़र होकर दूसरे में चला जाता है। तो जो कैटलिस्ट ऐसे रिएक्शंस को जो एंजाइम कैटलाइज करते हैं वो ट्रांसफरेज कहलाते हैं। दीज एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ ग्रुप ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सबस्ट्रेट टू अनदर। एग्जाम्पल में देख लीजिए, नाम इस्तेमाल हुए हैं, फॉर्मूले या स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं हुए। एसिटाइल COA, ये जो COA लिखा हुआ है दिस इज़ फॉर कोफैक्टर। तो एसिटाइल ग्रुप कोफैक्टर को छोड़कर कॉर्निटीन के साथ लग जाता है, जैसे इक्वेशन शो कर रही है। CO अकेला हो गया और एसिटाइल ग्रुप अब कॉर्निटीन के साथ लग गया, तो एसिटाइल ने बेसिकली ट्रांसफ़र किया है, इसलिए एंजाइम का नाम हुआ कॉर्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो हमने एरो पे ब्लू से लिखा हुआ है। हाइड्रोलिसिस बहुत आसान है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है, ये वो रिएक्शन है जो हाइड्रोलिसिस के हैं जिसमें कोई चीज़ पानी के साथ रिएक्शन करती है। तो जो एंजाइम इन्हें कैटेलाइज करते हैं वो हाइड्रोलिसिस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर एमाइलोस ग्लूकोज का एक पॉलीमर है और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं एमाइलेस की मौजूदगी में तो ग्लूकोज बनता है। इसी तरह हमने अब ये भी पढ़ा है प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, तो जब हम उनकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस अमाइनो एसिड बनेगा और एंजाइम कहलाएगा प्रोटीएस। लिपिड्स फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं और एंजाइम कहलाता है लिपेज। तीन एग्जाम्पल दे दी चूँकि ज़रा आसान सी भी हैं और ये तीनों का ताल्लुक जिन चीज़ों से है उनमें से प्रोटीन आप पढ़ चुके हैं और बाकी दोनों हम आगे पढ़ रहे होंगे, इसलिए हमारे लिए और भी आसान है। लाइसिस हमारे एंजाइम्स का वो ग्रुप है जो ऐसे रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है जो उनमें डबल बॉन्ड में कोई चीज़ ऐड हो रही हो, दैट इज़ एडिशन रिएक्शन, या किसी चीज़ की एलिमिनेशन से डबल बॉन्ड बन रहा हो, यानी एलिमिनेशन और एडिशन जो एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शन है। तो इन दोनों के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो लिएसिस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर थ्रियोनीन जो है वो एलिमिनेशन करके एसिटाल्डिहाइड और ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है और उसका एंजाइम कहलाता है थ्रियोनीन एल्डोलेस। आइसोमेरेसिस नाम से जाहिर है ये वो रिएक्शंस हैं जिसमें आइसोमेराइजेशन हो रही है, यानी एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, तो एंजाइम कहलाते हैं आइसोमेरेस। एल-एलेनिन एक आइसोमर है और डी-एलेनिन दूसरा आइसोमर है, जब ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं तो एलेनिन डी रेसिमेरेस इनका कैटलिस्ट है या एंजाइम है। लिगेसिस ये एक दिलचस्प टाइप है, ज़रा बायोलॉजी वाले तो फेमिलर हैं लेकिन इंजीनियरिंग वालों के लिए मैं थोड़ी सी तफसील बता दूँ। बायोकेमिकल रिएक्शंस में एक टाइप होती है रिएक्शंस की जिसमें हमें किसी कंपाउंड के किसी रिएक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी लिविंग सिस्टम में यूँ समझ लीजिए जगह जगह एनर्जी के ज़खायर पड़े हुए हैं जो बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल हो सकते हैं। ये एनर्जी रिजर्वायर्स जो हैं इनमें एक कंपाउंड है जिन्हें कहा जाता है ATP। ATP इज़ एब्रीविएशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।
ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का मॉलिक्यूल टूटता है और इसका ट्राईफॉस्फेट डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, एक फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, तो ये ATP से ADP बन जाता है। इस क्लीवेज से जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं ATP ADP कन्वर्जन रिएक्शन के। ये वो रिएक्शन है जो ATP की ADP में कन्वर्जन के नतीजे में बने हैं। तो ऐसे रिएक्शन जो इस तरह से होते हैं उनके कैटलिस्ट को कहा जाता है लिगेसेस। तो दीज एंजाइम्स कैटलाइज द रिएक्शन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स यूजिंग एनर्जी ड्राइव फ्रॉम द क्लीवेज ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स सच एज ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो अब ये जहन में रहे, इस रिएक्शन में ये रिएक्शन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है ATP जो कि ADP में कन्वर्ट हो गया, इसने एनर्जी दी। रिएक्शन असल में है कि ये पायरोवेट है, एक मॉलिक्यूल है, पायरोवेट आयन है ये बेसिकली, पायरोवेट, जो अगर इसके आगे मैं H लगा दूं, यानी ये COO के ऊपर नेगेटिव है, अगर इसे H लगा के COOH बना दूं तो ये पायरोविक एसिड बन जाएगा। तो ये पायरोवेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंडेंसेट होता है, दोनों आपस में मिलते हैं और ऑक्सीलो एसीटेट बना देते हैं। ये है असल रिएक्शन और ATP ADP कन्वर्जन इसे सपोर्ट कर रहा है अपनी एनर्जी से। तो इसका जो कैटलिस्ट है पायरोवेट कार्बोक्सिलेस, ये लिगेसेस की टाइप से ताल्लुक़ रखता है। अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई और फिर ये सारी क्लासिफिकेशन बताई, इसमें डेफिनेशन काम की है क्योंकि उससे छोटे छोटे MCQs बन चुके हैं। और अमूमन एंजाइम से जो सवाल आया है, क्लासिफिकेशन आज तक मुझे याद नहीं कभी पूछी गई हो, लेकिन एहतियातन हमने करा दी। अमूमन उसका ताल्लुक होता है कि आप एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ बताएं और एंजाइम्स का एक्शन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो बताएं, यानी जो आखिरी दो चीज़ें जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़। एंजाइम्स, हमने ये बात फर्मेंटेशन वाले टॉपिक में भी गई थी, बड़े सेंसिटिव होते हैं और बहुत थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी एक्टिविटी को ख़त्म कर देती है या कम कर देती है। मसलन अगर एंजाइम बहुत देर तक पानी में पड़ा रहे तो उसकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। सो एंजाइम इन वाटर सोल्यूशन केप्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम लूज देयर एक्टिविटी। इसी तरह ये इनएक्टिव हो जाएंगे किसी भी ऐसी ट्रीटमेंट से जो इन्हें कोएगुलेट कर दे या क्लॉट करा दे, हीट कर दें या किसी और चीज़ की वजह से अगर ये क्लॉटिंग कर लें और कोएगुलेशन कर लें तो फिर ये ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह देयर इज़ अ थर्ड थिंग, एक्सेसिव हीट, बहुत ज़्यादा प्रोटीन गर्म कर दिए जाएँ, एंजाइम्स गर्म कर दिए जाएँ, इनएक्टिवेट हो जाएंगे। एक्सेस अल्कोहल में चले जाएं। आपको याद है हमने फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज से अल्कोहल ही बनाया था, तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था तरीका इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एंजाइम्स की वजह से कि अगर 15 से 20% इथेनॉल बन जाए तो उसके बाद एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, प्रोसेस रुक जाता है। तो एक वक्त में आपकी प्रोडक्शन 15 से 20% से ज़्यादा हो ही नहीं सकती है। सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स जो हैं, जिनको आप पॉइजन या जहर कह देते हैं, वो इसीलिए पॉइजन या जहर हैं कि वो आपके एंजाइम को डीएक्टिवेट कर देते हैं। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, ये सब के सब एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, इसलिए दे विल स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम और हमारा एंजाइम काम करना छोड़ देगा। जब वो रहेगा ही नहीं तो काम कहाँ से करेगा। फिर आखिरी चीज़ आ गई, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कौन सी चीज़ें हैं जो एंजाइम के एक्शन को ज़्यादा या कम कर सकती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर। एवरी एंजाइम हैज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच इट शोज़ मैक्सिमम एक्टिविटी, और वो है 37 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स, नॉट फॉर ऑल एंजाइम बट फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइम, दैट इज़ द टेम्परेचर रेंज एट विच दे शो देयर मैक्सिमम। अगर 50 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाए, इनफैक्ट ये टेम्परेचर भी थोड़ा हमने ज़्यादा ही लिखा हुआ है मगर बुक की वैल्यू मैंने कोट किया, अमूमन इतने टेम्परेचर पर भी एंजाइम नहीं रहते, लेकिन इस टेम्परेचर के बाद तो डेफिनेटली इनकी एक्टिविटी परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी, यानी वो गए, अब वो दोबारा वापस नहीं आने वाले। हाँ, लो टेम्परेचर का हिसाब ये है कि हद से ज़्यादा लो टेम्परेचर पर एंजाइम टेम्परेरी एक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर 50 से ऊपर चला जाए तो एंजाइम ख़त्म, फिर अगर वो बॉडी दोबारा नीचे टेम्परेचर भी लाती है तो वो एंजाइम दोबारा रिस्टोर नहीं होते। pH, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ कैटालाइटिक एक्टिविटी। ये जो pH है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हर एंजाइम की एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम pH है जिस पर वो आइडियल एक्टिविटी शो करता है या मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। मसलन एक एंजाइम है पेप्सिन जिसकी ऑप्टिमम pH है 1.6, इसी तरह हर एक की होती है, वो उसी पर बेहतरीन अपनी एक्टिविटी शो करता है। अदर फैक्टर्स में आ गया एंजाइम एक्टिविटी के और भी फैक्टर हैं जिसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है जिस पर वो एक्ट कर रहा है, वो प्रोडक्ट की नेचर है जो बनते हैं, और कुछ आयन हैं जो अगर मौजूद हो रिएक्शन में तो उनकी वजह से एंजाइम या तो एक्टिवेट हो जाते हैं या डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी एंजाइम्स की बन गई। तो इस तरह ये
टोटल अब 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए चैप्टर 10 के 6 में से। अब 2 रह गए जिनका नाम है लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। वो शॉर्ट नोट के तौर पर भी पढ़े जाते हैं और आते हैं, लेकिन उनकी डिटेल चूँकि थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए उन पे ज़्यादा टाइम भी लगेगा। और उनके अंदर कुछ शॉर्ट नोट के अलावा डेफिनेशंस ऐसी आती हैं जो बहुत रेगुलरली इम्तिहान में पूछी जाती हैं। तो ये इंशाल्लाह अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा। यहाँ तक हमने एंजाइम की बात कंप्लीट कर ली।